Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with our series of Governor Generals and Viceroys, the next Viceroy which today I'll be covering is the Lord Wellington. So इनका जो टेन्योर है वो आपका रहता है from the year of 1931 to 1936. अब आपको पता है कि ऑलरेडी फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में बढ़ गई थी एंड सर्टेनली ऑल इंडियंस वर मूविंग फॉर द इंडिपेंडेंस. ठीक है, फ्यूचर में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो भी इवेंट्स हो रहे थे वो सारे के सारे हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के को पाने के लिए करे जा रहे थे. ठीक है, और लॉर्ड इरविन ले लीजिए, लॉर्ड वेलिंगटन ले लीजिए, लेटर ऑन लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, ये सारे जितने भी वॉइसरॉयज रहते हैं तो इनके टेन्योर में ऐसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट्स कंडक्ट होते हैं जो कि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल साबित होते हैं. तो चलिए पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं. ही सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर ऑफ 1931 टू 1936. मार्कस फ्रीमैन थॉमस वेलिंगटन, एजुकेटेड एट एटन एंड कैम्ब्रिज, हैड प्रीवियसली सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. ठीक है, तो मद्रास और बॉम्बे के भी गवर्नर उन्होंने वॉइसरॉय बनने से पहले यहाँ पे भी उन्होंने सर्व किया था. और इनका सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखो तो वो था कन्विंसिंग द कांग्रेस टू जॉइन द सेकेंड आरटीसी. आपको पता है कि आरटीसीज जो हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, वो डिस्कशन के रूप में करी जा रही थी ब्रिटेन में, लंदन में. ठीक है, क्यों करी जा रही थी? क्योंकि ऑब्वियसली नेहरू रिपोर्ट भी यहाँ से जो है हमारे लीडर्स ने यहाँ पर प्रोवाइड करी थी और जो ब्रिटिशर्स की तरफ से ऑफर था कि भाई हम आपको इस तरीके से, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम अग्री होते हैं तो आपको ऐसे रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आने पड़ेंगे. तो ऐसे ही प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए ये आरटीसीज को, 3 आरटीसीज को कंडक्ट किया गया था फ्रॉम द ईयर ऑफ 1930 टू 1932. ठीक है, अब देखिए, अब इनका जो मेन काम था वो ये था कि भाई कांग्रेस को आपको कैसे ना कैसे करते तो आरटीसी में शामिल होने के लिए मनाना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इनका मेन तो पहला कंट्रीब्यूशन वो होता है. अब जो नेक्स्ट ऑन भी जब 1935 में भी इलेक्शंस होते हैं, पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो वो इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहता है 1935 के एक्ट के थ्रू. बट लेटर ऑन जब होने वाले होते हैं इलेक्शन तो ऑटोमेटिकली इनका जो है वो एंड हो जाता है टेन्योर और ये जो है वो वापस ब्रिटेन चले जाते हैं. तो इलेक्शंस को जो है वो ये नहीं देख पाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द सीडीएम फ्रॉम द ईयर ऑफ 1931 टू 1934. आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है हमारी इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री में. और जब आप देखो, जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हो तो जब सेकेंड आरटीसी से गांधी जी जब लौटते हैं तो काफी हताश रहते हैं वो. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उनको एक लगता है कि यार अब क्या जो है वो इंडिया में ऐसा होने वाला है, क्या क्यों जो है वो लोग ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियसली सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड हो रही थी, मुस्लिम लीग अलग ही जो है वो अपने पाकिस्तान की डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहे थे. तो गांधी जी को लग रहा था कि द हिंदूज आर ऑल्सो गेटिंग डिवाइडेड एंड ऑल्सो द कम्युनल डिविजन इज ऑल्सो वी आर एबल टू सी इन द फ्यूचर. ठीक है, और वो डिवीजन उनको जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हिंदूज में या फिर आप अपने सिटीजन्स में आप एक तरीके से डिवीजन करके आप सोच रहे हो कि भाई हम जो है वो अपना एक अलग नेशन बनाएंगे या हमको जो है वो अलग से सीट्स दी जाएं. तो जब वहां से सेकेंड आरटीसी से जब गांधी जी वापस इंडिया आते हैं तो ऑब्वियसली वो वापस सीडीएम को रिज्यूम कर देते हैं क्योंकि लॉर्ड इरविन पैक्ट के थ्रू तो उन पे कंपल्शन था. ऑब्वियसली उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि भाई आपको सीडीएम को रोकना पड़ेगा. बट जब वो आरटीसी से लौटते हैं तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट एट ऑल वेल सेटिस्फाइड. जो भी प्रोविजंस वहां पे डिस्कस होते हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके के प्रोविजंस इंडिया में लाने का सोच रही होती है तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते और वापस सीडीएम को यहां पर आके लॉन्च करते हैं. ठीक है, बट लेटर ऑन क्या होता है कि भाई लॉन्च करने से पहले ही जो है वो विलिंगटन जो है वो उनको अरेस्ट कर देते हैं और वो फर्दर अच्छे से सीडीएम को जिस तरीके का लीडरशिप वो सोचते हैं वो वैसे उस तरीके का इंपैक्ट सीडीएम पे नहीं ला पाते हैं. तो लेटर ऑन जो लोग रहते हैं, लोकल जो पीपल होते हैं, उन्हीं के हाथ में ये पावर चली जाती है कि अब सीडीएम को उनको कैसे रन करना है. बट ऑब्वियसली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मार्शल लॉ लगाती है और बाकी जो भी हथकंडे अपनाती है इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए और 1934 में इस मूवमेंट को जो है वो सक्सेसफुली सप्रेस भी कर देती है. सो द पॉलिटिकल सिचुएशन गॉट अग्रेवेटेड इन द बंगाल, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस एंड पंजाब. तो इन जो प्रेसिडेंसीज थी यहाँ पे सबसे ज्यादा डिटीरियोरेशन हो जाती है सिचुएशन की. लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं एंड ऑल्सो द सिविल मार्शल लॉ वाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटिश को तो सप्रेस करना ही था. ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि भाई इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठे. ठीक है, क्योंकि उनको तो भाई यही चाहिए था ना कि हम रूल कर रहे हैं तो रूल हम आगे भी करते रहें. तो ऑब्वियसली अगर इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठेगी तो उनको यहाँ इंडिया छोड़ के जाना
पड़ेगा। तो यहाँ से उनको वो सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे तो भाई हम जो है वो मूवमेंट को अच्छे से सप्रेस कर दें। देन द कांग्रेस ऑल्सो डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द CDM एज आई टोल्ड यू। देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड, पिकेटिंग लिकर स्टोर्स एंड बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स एंड प्रोसेशंस वर अमंग द मेन प्रोटेस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो पिकेटिंग क्या होती है, जब आप पीसफुली किसी भी दुकान के आगे जब आप प्रोटेस्ट करते हो और आप दुकान वालों को बताते हो, शॉपकीपर्स को बताते हो that whatever you are selling, if you are selling foreign goods, if you are selling foreign clothes, it is not good for our country because you are promoting the British goods, okay, and they are not thinking about the welfare of Indians. So आप प्लीज ये जो है वो सेल करना बंद कर दीजिए। इसी को हम पिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पिकेटिंग काफी लिक्विड स्टोर्स की हो रही थी। फिर उसके अलावा अब देखो कि जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, जो ब्रिटिश मेड गुड्स हैं, उनको जो है वो जलाया जा रहा था। तो ऐसे बहुत वॉलेंट एक्टिविटीज जो हैं वो एक बड़े लेवल पे जो है वो हो रही थी कंडक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो द कांग्रेस एज वेल एज द अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ कोर्स यही जो पार्टीज थी वो मेन एजेंडा को फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि भाई जहां से आग निकल रही है, पहले बात उन्हीं को जो है वो आप सप्रेस कर दो तो आग जो है वो निकलना बंद हो जाएगी। तो यही उनका मानना था, इसलिए उन्होंने जो वो INC पे सबसे पहले जो है वो उनको एक रेस्ट्रिक्शन लगाना चालू किया, सप्रेस करना चालू किया, भाई INC को आप इलीगल डिक्लेयर करो सबसे पहले। नेक्स्ट इज द कम्युनल अवार्ड विच एक्चुअली केम्ड इन द 16th August 1932 एंड हु ब्रॉट इट, राम से मैकडोनल्ड ब्रॉट इट। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ऑब्वियसली जब देखिए जब 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था तो फ्रॉम देन ओनली देयर वाज अ नीड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, फिर लेटर ऑन आप देखते हो कि मॉडले मिंटो में मुस्लिम्स को ये राइट भी दे दिया जाता है, एक अलग से उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाता है। फिर 1919 में भी आप देखो कि फर्दर जो है वो अलग और कम्युनिटीज के लिए वो है एंग्लो इंडियंस हो गए, सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनके लिए जो है वो इलेक्टोरेट्स को एक्सपैंड किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कम्युनिटी की आवाज उठती है तो बाकी कम्युनिटीज भी आवाज उठाएंगी। ठीक है, तो उनको भी फिर प्रोवाइड किया जाता है। फिर फर्दर बोला जाता है कि ओके साइमन कमीशन विल कम एंड नाउ विल डिस्कस एंड सी दैट व्हाट माइनॉरिटीज आर एक्चुअली फेसिंग इन द कंट्री। तो फिर भाई साइमन कमीशन आती है 10 साल बाद इन द ईयर ऑफ 1927। फिर लेटर ऑन ऐसी डिमांड्स जो है वो उठती रहती हैं। ठीक है, अब भाई जब ऑब्वियसली जब गांधी जी को विलिंगटन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है तो गांधी जी तो भाई कैसे ही अब डिसाइड करेंगे ना कि कैसे यहाँ पे हमको क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो अब जेल में है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा एक क्लेवर मूव खेलती है। वो बोलती है कि भाई आप जो हैं, अब जो इंडियंस हैं वो लोकली तो भाई माइनॉरिटी का एक सपोर्ट नहीं देख पा रहे हैं, माइनॉरिटी को कैसे मैनेज करना है इंडियंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो कि आपका होगा मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड बाय राम से मैकडोनल्ड। ये कम्युनल अवार्ड ये लेकर आए और इन्होंने यहाँ पे फिर भाई अपने जो भी प्रोविजंस रखे कि भाई हम जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे इन्होंने किया। तो ये हिंदू में एक हिंदू कम्युनिटीज और इंडियंस में, ऑब्वियसली इंडियंस में भी जो है वो एक डिवीजन पैदा करना चाहते थे क्योंकि डिवाइड एंड रूल जो है वो ब्रिटिशर्स की फ्रॉम डे वन उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रही है और वो जब तक वो यहाँ से गए नहीं, इंडिया से वो गए नहीं, तब तक वो ये पॉलिसी को फॉलो करते रहे। सो इट वाज अनाउंस्ड आफ्टर द RTC एंड एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस नाउ नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज। तो ऑब्वियसली जब मुस्लिम्स को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, फिर उसके बाद बाकी कम्युनिटीज को दे दिए गए, तो जो BR अम्बेडकर जो कि डिप्रेस क्लासेस को लीड कर रहे थे उनकी भी डिमांड उठी कि भाई हमें भी जो है अब आप दीजिए और हम क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस कंट्री में और हमारे लिए भी एक अलग से हमें वोटिंग हमें चाहिए कि अगर कल को हमें अपने लिए आवाज़ उठानी हो तो हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े और हमारी खुद की वो सीट्स हों। इसीलिए उन्होंने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया डिप्रेस क्लासेस की तरफ जो कि शेड्यूल कास्ट, आज के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो शेड्यूल कास्ट में वो आते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई क्या होता है तो द अवार्ड फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ऑब्वियसली महात्मा गांधी वाज तो शैटर्ड विद दिस काइंड ऑफ अवार्ड क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ऑलरेडी जो है वो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की, एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री की विद इन इंडिया
एक वॉइस उठ रही है। और ऐसे केस में ऐसे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो, तो भाई हर जगह पे एक एक लेवल पे अगर एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा, एक बाइफर्केशन क्रिएट होगा, तो फिर यूनिटी कहां पर रहेगी? और यूनिटी नहीं होगी तो फिर हम इंडियंस की तरफ आवाज उठाने, नॉट इंडियंस, ब्रिटिशर्स की तरफ आवाज उठाने में कैसे सक्षम रहेंगे? तो उनका एक मेन कंसर्न था कि ये जो बाइफर्केशन है वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इंडियन नेशनलिज्म के लिए अच्छा नहीं है, और ना ही इंडिया के पीस के लिए अच्छा है। ठीक है, सो particularly from Mahatma Gandhi, who opposed separate electorates for Dalits, fearing it would divide the Hindu society. ठीक है, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस ऑब्वियसली हिंदू सोसाइटी में से ही थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई हिंदू सोसाइटी को भी अब डिवाइड करने का एक मौका देखा जा रहा है, और इसके चलते ही पूना पैक्ट साइन होता है। क्योंकि जो है वो गांधी जी जो है वो यरवड़ा जेल में होते हैं, और वो फास्ट अनटू डेथ का नारा ले लेते हैं जब वो मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड के प्रोविजन सुनते हैं। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर पे भी प्रेशर पड़ता है कि भाई अब हमको जो है वो जाकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि गांधी जी की तबीयत, क्योंकि डे बाय डे जो है वो बहुत खराब होती जा रही थी, वर्सन होती जा रही थी। तो बी आर अम्बेडकर जाते हैं, उनके साथ पूना पैक्ट साइन करते हैं, और वहां पे जो है वो एमिकेबली एक ही लेवल पे आके ये डिस्कशन किया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर डिप्रेस क्लासेस को दिए जाएंगे तो कैसे दिए जाएंगे, और क्या उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंस या फिर क्या उसके प्रोविजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो 19% सीट्स जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनको ऑफर करी गई, और 148 सीट्स जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज में इनको ऑफर करी गई। ठीक है, तो पूना पैक्ट के थ्रू इनको डिप्रेस्ड क्लासेस को ये जो है वो ऑफर्स दिए गए। सो दिस एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर कास्ट हिंदू रीडर्स रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर द oppressed classes in the British India's legislature. So आपको पता है that it was signed by Ambedkar on the behalf of oppressed classes and by Madan Mohan Malviya on behalf of Hindu and Gandhi. ठीक है, तो obviously क्योंकि गांधी जी उस टाइम जेल में थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने हिंदूज की तरफ से और गांधी जी की तरफ से जो है वो इसको किया है। एंड दिस गांधी इज अ वे टू एंड गांधीज फास्ट इन जेल इन अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उनका फास्ट अनटू डेथ जो है वो यहाँ पर खत्म होता है जब ये एग्रीमेंट साइन होता है। और इसके क्या सीट्स प्रोवाइड करी गई थी वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ। Now coming to the third roundtable conference which actually occurred in the year of 1932. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, तो it held in London in November 1932. Congress was not invited and thus did not attend. In the United Kingdom, the Labour Party also did not attend either. ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो एक ही राउंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, और वो थी सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड नहीं करी थी। नाउ दिस वाज ओनली अटेंडेड बाय 46 पीपल, और यहीं पे जो है वो ये आवाज है कि भाई हमको जो है वो पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की जो डिमांड है वो यहां पे उठती है बाय स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट चौधरी रहमत अली। ठीक है, वो यहां पर डिमांड उठाते हैं कि भाई एक होली लैंड जो है आप इंडिया में से कार्व्ड आउट करके हमको दीजिए, जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, और वहां पर जो कम्युनिटी ज्यादा रहेगी वो रहेगी मुस्लिम्स। तो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन पाकिस्तान की यहां पर बात करी गई, और लेटर ऑन व्हाइट पेपर वाज आल्सो इशूड इन दैट, जिसको लेटर ऑन आप देखते हो कि 1935 जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें उसके प्रोविजंस काफी आपको देखने को मिलेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इस एक्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि पहले पार्ट में जो फर्दर इंडिया के प्रोविजंस आपको मिलेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और सेकंड में आपका सेपरेशन ऑफ बर्मा बताया गया था, जो बर्मा इंडिया से अलग कर दिया गया था, बट एडमिनिस्ट्रेशन सुजरनिटी जो थी वो ब्रिटिश क्राउन की ही थी बर्मा में। सो नाउ द प्रोविजंस फॉर 1835 एक्ट वाज द इट कॉल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की इसमें बात करी गई, विद द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर थी, और जो भी ब्रिटिश ने एनेक्स करी थी, जो भी प्रॉपर्टीज और जो भी ऑलरेडी रनिंग में थी, रिकॉग्नाइज्ड थी, जो भी अथॉरिटीज स्टेट्स थे वो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस में आते थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो आपकी सेमी ऑटोनोमस रीजन होते थे, जिसमें जो इंटरनल अफेयर्स थे वो तो किंग ही फॉलो करते थे, जो वहां के रूलर होते थे, बट जो फॉरेन अफेयर्स हो गए या फिर डिफेंस अफेयर्स हो गए वो जो है वो ब्रिटिश हैंडल करते थे। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसली स्टेट्स में और प्रोविंसेस में एक डिफरेंस हो गया। देन इट ऑल्सो डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स टू 3 लिस्ट। आपको यहाँ पे 3 लिस्ट जो है वो बनाई गई, फेडरल बनाई गई, फिर आपके
प्रोविंशियल बनाई गई और फिर आपकी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई, ठीक है। तो जो ऐसे इश्यूज रहते थे जो दोनों लेवल पे डिस्कस करने होते थे वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में जाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखो कि इट अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रोविंसेस जो है वो डायरकी जो है वो यहाँ पे उन्होंने हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो डिक्लेयर करी कि भाई प्रोविंसेस जो है वो अपने आप में ही जो है वो ऑटोनोमस हैं और फ्री हैं कुछ भी कार्य करने के। देन इट ऑल्सो एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस रिक्वायरिंग द गवर्नर to act on the advice of ministers accountable to the provincial legislature। तो यहाँ पे बात करी गई कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम डेवलप करके दे रहे हैं आपको कि आप जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने में अच्छे से आप इजियर वे में एफिशिएंटली कर पाओ। जब आप ये सारी चीजें इंसिडेंसेस जब आप स्टडी करते हो ब्रिटिशर्स के, तो आपको समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो है वो इंडियंस को बार बार ऐसे छोटे 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 एक बेनिफिट्स दे के ये बताना चाह रहे थे कि भाई हम आपको जो हैं वो लॉलीपॉप पकड़ाते रहेंगे, आप लॉलीपॉप पकड़ते जाओगे, बट फ्यूचर में ऐसा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो नारा है उसको अवॉइड करने के लिए, उस डिमांड को एक्सेप्ट ना करने के लिए वो ये छोटे छोटे जो एक बेबी स्टेप्स हैं वो फॉलो कर रहे थे। और बेबी स्टेप्स के चलते ही जो है वो आगे वो इतना बड़ा जो एक इवेंट होने वाला था उसको अवॉइड कर रहे थे। Now, the next, as I told, that the Burma got separated from India in the year of 1935. तो basically April 1, 1937 में जो है वो यहाँ पर बर्मा की जो as a rule of province of India है वो end होता है, ओके। और जो है वो बर्मा आपका इंडिया से अलग हो जाता है। The British separated Burma province from British India and granted the colony a new constitution calling for a fully elected assembly with many powers granted to the Burmese, ठीक है। Then after separation, Burma became a British crown colony। तो obviously ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बनी रही क्योंकि जो उनके अफेयर्स थे, जो आपके फॉरेन अफेयर्स ले लीजिए, ये सब ले लीजिए, वो आपको जो है वो ब्रिटिश ही देखता था, ब्रिटिश की सुवेरेनिटी वहां पर थी, ठीक है, with its own government, but remained under British rule under gaining independence on January 4, 1948, ठीक है। तो जब तक इंडिपेंडेंस बर्मा ने अचीव नहीं करी तब तक वो ब्रिटिश कॉलोनी की तरह ही जो है वो फ्यूचर में कार्य करते रहे। एंड दिस इज द एंड ऑफ लॉर्ड वेलिंगटन। Stay tuned for the next Viceroy and don't forget to subscribe to the channel IS Origin। Thank you for watching my session। Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।